वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आई एम पंकज जायसवाल और मैं आपको आज एक नए कोवलेंट बॉन्ड बनने के कंसेप्ट को समझाऊंगा। एक नए तरीके से सहसंयोजी बंध किस तरह से बनता है इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा कि सहसंयोजी बंध जो जब बनता है तो दो परमाणु बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और ये कंसेप्ट लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट था सहसंयोजी बंध बनने का। लेकिन अगर इस बात को मान के चलें तो कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती, जो कि इस सिद्धांत के अपवाद हैं। जैसे हमने पिछली भी क्लास में बात की थी इसके बारे में, मैंने आपको समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो किस प्रकार से वो साझा हो पाएंगे। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार हमने जो सहसंयोजी बंध का कंसेप्ट समझा उसमें यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है। यहां पे ऐसी किसी बात की चर्चा नहीं हुई लुईस और लैंगम्यूर के कोवलेंट कॉन्सेप्ट में कि किस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जबकि हमने पहले ही पढ़ा है कि बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। दूसरी बात, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो इससे स्पष्ट नहीं हो पाती, हमने आपको समझाया था कि सहसंयोजी बंध जो होता है, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, है ना, वो उन डायरेक्शनल नेचर के होते, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। यानी कि अगर दिशात्मक प्रकृति के हैं तो सभी अणुओं की कुछ न कुछ निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। जैसे मीथेन की टेट्राहेड्रल आकृति होती है, जल की एंगुलर आकृति होती है, अमोनिया की पिरामिडल आकृति होती है, तो एक निश्चित आकृति होनी चाहिए। जबकि ये जो सहसंयोजी बंध हम लोगों ने पढ़ा उसमें आकृति कैसी होनी चाहिए इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कई सारी बातें हैं जो लुईस और लैंगम्यूर का सहसंयोजी सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता। तो ये बातें स्पष्ट कैसे होंगी और किस तरह से इसको हम लोग दूर करेंगे इन परेशानियों को, तो उसको दूर करने के लिए दो अलग अलग कंसेप्ट दिए गए, दो अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, है ना। और वो विचार है, पहला है संयोजकता आबंधन सिद्धांत। संयोजकता आबंधन सिद्धांत, संयोजकता आबंधन सिद्धांत, और दूसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत। संयोजकता आबंधन सिद्धांत और दूसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत। हम पहले बात करेंगे संयोजकता आबंधन सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत भी कह लीजिए। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि देखिए, हमने आपको एक पहले ही बताया था इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही, कि अगर कोई किसी उपकोष के सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, फुल फिल्ड हैं, तो फुल फिल्ड ऑर्बिटलों को, है ना, हम लोग पूर्ण भित्त और ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण भित्त ऑर्बिटल, पूर्ण भित्त ऑर्बिटल, पूर्ण भृत कह लीजिए, पूर्ण भृत या फुल फिल्ड कहिए, है ना। और अगर आधे भरे हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में है, तो अर्धभृत ऑर्बिटल है ना, या हाफ फिल्ड है। तो इस सिद्धांत में, संयोजकता आबंध सिद्धांत में बताया गया कि देखिए, सहसंयोजी बंध अर्धभृत ऑर्बिटलों के, सहसंयोजी बंध अर्धभृत ऑर्बिटलों के आंशिक अतिव्यापन से बनते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए, सहसंयोजी बंध अर्धभृत ऑर्बिटलों के, सहसंयोजी बंध अर्धभृत ऑर्बिटलों के आंशिक अतिव्यापन से बनते हैं। मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं, थोड़ी सी जगह है, लिख दे रहा हूं, सहसंयोजी बंध
अर्धवृत्त ऑर्बिटलों के आंशिक अतिव्यापन से बनते हैं। आंशिक अतिव्यापन से बनते हैं मतलब कि दो ऑर्बिटल आएंगे इस तरह से और दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, कुछ भाग उनका ओवरलैप हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या चीज? इसे हम कहते हैं अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। साफ साफ शब्दों में समझें, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है ना? अब इसमें बात आती है कि अगर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है तो सहसंयोजकता क्या होगी? सहसंयोजकता क्या होगी? तो सहसंयोजकता होगी किसी परमाणु के स्थायी अवस्था या उत्तेजित अवस्था, स्थायी अवस्था या उत्तेजित अवस्था में अर्धवृत्त ऑर्बिटलों की संख्या। कितने अर्धवृत्त ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं, वही सहसंयोजकता है। अच्छा, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग से बंध बनेगा तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना प्रबल सहसंयोजी बंध बनेगा, है ना? ऑर्बिटलों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा सहसंयोजी बंध उतना ही प्रबल बनेगा। सहसंयोजी बंध उतना ही प्रबल बनेगा जितना कि अतिव्यापन होगा। अगर ज्यादा अतिव्यापन होगा तो प्रबल सहसंयोजी बंध बनेगा और कम अतिव्यापन होगा तो दुर्बल सहसंयोजी बंध बनेगा। और सहसंयोजकता भी समझा दिया कि किसी भी परमाणु की स्थायी अवस्था या उत्तेजित अवस्था में जितने अर्धवृत्त ऑर्बिटल होंगे उसे उसकी सहसंयोजकता कहा जाएगा। अब बात आती है कि अतिव्यापन किस तरह से होगा। तो अतिव्यापन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से अतिव्यापन होता है ना? एक अक्षीय अतिव्यापन और एक पार्श्वीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन और पार्श्वीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन मतलब अक्ष पे अतिव्यापन। अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, दो प्रकार के अतिव्यापन मैंने बताया। दो प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। पहला अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन मतलब सामने सामने, हेड टू हेड। इसको मैं समझा के दिखाता हूं। जैसे एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार, और ये इसमें कोई अक्ष और कोई पार्श्व भाग नहीं होता। तो ये इसका अतिव्यापन, एस ऑर्बिटलों का अतिव्यापन हमेशा अक्षीय अतिव्यापन ही होता है ना? ये इनके नाभिक और ये नाभिक को मिलाने वाली रेखा अंतर्नाभिकीय अक्ष,
ये देखें, ये p ऑर्बिटल डंबल आकृति के होते हैं और इससे s ऑर्बिटल जब अतिव्यापित होगा तो इस तरह से अतिव्यापन होगा। ठीक है, ये इसका नाभिक, ये वाला इसका नाभिक। दो p ऑर्बिटलों का अतिव्यापन, दो p ऑर्बिटलों का अतिव्यापन इस तरीके से होता है। ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, सामने सामने, देखिए ओवरलैपिंग सामने सामने हुई है, अच्छी अतिव्यापन है ये। ठीक है, अब जैसे देखिए उदाहरण भी इसमें दिया, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले के पास है और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए जब अतिव्यापित होंगे, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बन गया, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की युग्मित हो गए, तो ये एस अतिव्यापन है। कौन सा अतिव्यापन है, एस अतिव्यापन। ठीक, हाइड्रोजन बन गया, ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, 1s से ओवरलैपिंग हो गई, अच्छी अतिव्यापन हो गया। जैसे क्लोरीन का अणु बनता है, तो क्लोरीन देखिए 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 3s में 2 और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल अर्धवृत्त है। ऐसे ही क्लोरीन Cl2 होता है ना, 2 क्लोरीन परमाणु होंगे, तो दूसरा परमाणु भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। तो अब ये देखिए इसका ये 3p ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल, मतलब कौन सा अच्छी अतिव्यापन होगा, ये वाला अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो p ओवरलैपिंग हुई और p ओवरलैपिंग से यहां पे p ओवरलैपिंग, p ओवरलैपिंग हुई, लेकिन कैसी, एक्सियल, अच्छी, एक्सियल अच्छी है ना। ऐसे देखें HCl में भी देखो, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और क्लोरीन के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो यहां पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp ओवरलैपिंग है ना, और ये भी कैसी हुई, एक्सियल। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग होती है, अच्छी अतिव्यापन है। दूसरा जो अतिव्यापन का प्रकार है उसे कहते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन में s ऑर्बिटल पार्श्वीय अतिव्यापन नहीं करता। पार्श्वीय अतिव्यापन के लिए ऑर्बिटल्स का पैरेलल, समानांतर होना आवश्यक है। जैसे ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, इनके बीच पार्श्वीय अतिव्यापन कैसे होगा, ये देखिए, ये पार्श्वीय अतिव्यापन है। ये थोड़ा सा अतिव्यापन ऊपर हो गया, थोड़ा सा अतिव्यापन नीचे हो गया, तो ये जो है लैटरल ओवरलैपिंग है, पार्श्वीय अतिव्यापन है ना। तो ये p ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, p और d ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, इस तरह से कई तरह से, है ना। जैसे इसमें उदाहरण से मैं समझाऊं, जैसे O2 का एग्जांपल लीजिए आप। ऑक्सीजन परमाणु में 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1, और दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अब देखिए मैं इन तीनों ऑर्बिटलों को बना के दिखा रहा हूं आपको। ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे 3 डंबल। तो ये ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये x एक्सिस पे एक डंबल, y एक्सिस पे एक डंबल और z एक्सिस पे एक डंबल। ये एक ऑक्सीजन परमाणु, इसमें x एक्सिस वाले पे
ये सामने रख दिया वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, है ना, और ये जो है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये जेड एक्सिस मान लीजिए। और ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आएगा, तो दूसरे ऑक्सीजन का जो सामने वाला ऑर्बिटल होगा वो तो अच्छी अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा, और ये वाला ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये वाले ऑर्बिटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये क्या करें, ये और ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो ये भी तो ओवरलैपिंग करेंगे, बताइए, पैरेलल है तो ये भी तो ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की वजह से ये देखें, ये पार्श्वी अतिव्यापन कर लेते हैं। इसको ऐसे लाइन से भी टच करा सकते हैं ऑर्बिटल को। तो एक अच्छी अतिव्यापन हो गया और एक पार्श्वी अतिव्यापन हो गया, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। मतलब एक कितने सहसंयोजी बंध बने, एक अच्छी अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बना और एक पार्श्वी अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बना, 2 बंध बने। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ही देखें, नाइट्रोजन का उदाहरण ले लें, 1s2 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन सेम 1s2 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल भाई देखिए, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, z एक्सिस पे है, तो 3 ऑर्बिटल इधर से आ रहे हैं और 3 ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के इधर से आ रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि सामने सामने तो एक ही आ पाएगा, चाहे x एक्सिस वाला आ जाए, चाहे y एक्सिस वाला आ जाए, चाहे z एक्सिस वाला आ जाए, सामने सामने एक ही आएगा, तो अच्छी अतिव्यापन केवल एक ही होगा। ये देखें, ये नाइट्रोजन, ये x एक्सिस वाला ऑर्बिटल, ये y एक्सिस वाला ऑर्बिटल, ये z एक्सिस वाला ऑर्बिटल, 3 डंबल। और ऐसे ये नाइट्रोजन, एक ऑर्बिटल जो सामने आएगा वो अच्छी अतिव्यापन करेगा, और जो सामने नहीं आएंगे वो पैरेलल तो होंगे, तो वो पार्श्वी अतिव्यापन करेंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला इसके पैरेलल है तो इसके साथ पार्श्वी अतिव्यापन करेगा। ये देखें, और ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो ये इसके साथ पार्श्वी अतिव्यापन करेगा, तो ये इसके साथ पार्श्वी अतिव्यापन करेगा। तो इस प्रकार देखें कि एक तो सामने सामने अच्छी अतिव्यापन हुआ, और बाकी जो कि रेड लाइन वाला जो अतिव्यापन करा है, एक पार्श्वी अतिव्यापन ये हुआ और एक ग्रीन लाइन वाला एक पार्श्वी अतिव्यापन ये हुआ। तो 3 बंध, 3 सहसंयोजी बंध बन गए। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 सहसंयोजी बंध, मतलब त्रिकबंध, और ऑक्सीजन के मध्य युग्म बंध, डबल बॉन्ड बनेगा। आगे बात समझ में। तो ये जो है अतिव्यापन के प्रकार हैं, पार्श्वी अतिव्यापन और अच्छी अतिव्यापन के प्रकार हैं। अब इस चीज में जरा अच्छी अतिव्यापन में समझें कि जो ओवरलैपिंग हो रही, अतिव्यापन हो रहा है, तो अतिव्यापन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंतरनाभिकीय अक्षों पर ही है। ध्यान दें, अतिव्यापन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंतरनाभिकीय अक्षों पर लाई कर रहा है। तो ये जो है, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और सममित होता है। सममित मतलब सिमेट्रिकल होता है। जैसे ऐसे समझें कि ये कोई ओवरलैपिंग है, ये देखें, ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, ये इस तरह से आकर के ओवरलैपिंग हो गई। अब इतना आसानी से ओवरलैपिंग हो गई, और ज्यादा भी ओवरलैपिंग होगी, सामने सामने हो रही है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और आराम से देखिए, इसको घुमाइए, कोई ओवरलैपिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा, ओवरलैपिंग टूट नहीं रहा है, मतलब मुक्त घूर्णन हो रहा है।
बिल्कुल आसानी से घूर्णन हो रहा है और पूरा का पूरा जो ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष पर ही स्थित है। जबकि पार्श्वी अतिव्यापन में समझें, जैसे हमने ये 2 उंगलियां ली, दोनों हाथों की उंगलियां अपनी, इसको इस तरह से पार्शियल ओवरलैप कराया। अब देखें, अब इसको अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे, इसको घुमा दें, हम यहां पे इसको ऐसे कर दें, तो देखिए ये अतिव्यापन खत्म हो गया। ये अतिव्यापन ऐसे था, फंसी हुई थी, लेकिन जब आपने घुमाया तो टूट गया। यानी कि इसमें मुक्त घूर्णन नहीं होता पार्श्वी अतिव्यापन में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 हैं, एक अक्ष के ऊपर है और एक अक्ष के नीचे है, लेकिन अक्ष पर कोई भी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नहीं है। समझ मारे बात? कोई भी इलेक्ट्रॉन मेघ अक्ष के ऊपर नहीं है, जैसा कि अक्षीय अतिव्यापन में अक्ष के ऊपर ही था, लेकिन यहां पार्श्वी अतिव्यापन में अक्ष के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जब 2 तरह के अतिव्यापन हो रहे हैं तो 2 तरह के सहसंयोजी बंध का निर्माण भी होगा। 2 तरह के अतिव्यापन तो 2 तरह के सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। अक्षीय अतिव्यापन से जो सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध जो बनेगा उसे कहेंगे सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। और पार्श्वी अतिव्यापन से जो बंध बनेगा उसे कहेंगे पाई बंध, पाई बंध। सिग्मा बंध इस तरह लिख भी सकते हो, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बॉन्ड। यानी कि इन 2 उदाहरणों में ये देखें, एक बंध आपका कैसा है, सिग्मा है, एक बंध आपका यहां पर सिग्मा है और दूसरा बंध कैसा है, पाई है। और यहां पे देखें, यहां पे एक ही अच्छी अतिव्यापन एक ही होगा, तो एक सिग्मा और ये वाला भी पाई और ये वाला भी पाई, 2 पाई बंध होंगे। तो सिग्मा बंध कैसे बनेंगे? सिग्मा बंध 2 ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। और पाई बंध कैसे बनेंगे? 2 ऑर्बिटलों के पार्श्वी, 2 समानांतर ऑर्बिटलों के पार्श्वी अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। ठीक? सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन मेघ होता है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष पर स्थित होता है। अब मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लूं। सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन मेघ अंतर्नाभिकीय अक्ष पर स्थित होता है, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर स्थित होता है ना। सिलिंड्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? सिलिंड्रिकल शेप, मतलब बेलनाकार आकृति का होता है। बेलनाकार, बेलनाकार आकृति, बेलनाकार आकृति का सममित इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हो गई, है ना, जो सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। इलेक्ट्रॉन मेघ की बात हुई कि इलेक्ट्रॉन मेघ अंतर्नाभिकीय अक्ष पर स्थित होता है, बेलनाकार और आकृति का सममित इलेक्ट्रॉन मेघ होता है, सिमेट्रिकल होता है, मतलब आसानी से घुमा सकते हैं। इस बंध के चारों ओर परमाणुओं का मुक्त घूर्णन होता है, मुक्त घूर्णन होता है। आराम से घुमाइए, मैंने आपको भी पेन का एग्जांपल देकर बताया था, कितना भी घुमाइए बंध टूटेगा नहीं, आसानी से घूर्णन होगा, मुक्त घूर्णन होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सिग्मा बंध में
सिग्मा बंध में, इस बंध में अतिव्यापन अधिक होता है। अतिव्यापन अधिक होता है, अतः यह बंध प्रबल होता है। प्रबल होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य केवल एक ही सिग्मा बंध बन सकता है। सिग्मा बंध एक से ज्यादा कभी नहीं बन सकता दो परमाणुओं के बीच। और पाई बंध की बात कर लें। पाई बंध, तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन मेघ अंतर्नाभिकीय अक्ष पर होता ही नहीं है। इसी से समझा दे रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं। अंतर्नाभिकीय अक्ष पर होता ही नहीं है और बेलनाकार आकृति का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मेघ में, इलेक्ट्रॉन मेघ में दो लोब होते हैं। एक अक्ष के ऊपर और दूसरा नीचे। और दूसरा नीचे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता। यहां पे मुक्त घूर्णन था, यहां पे मुक्त घूर्णन नहीं होता क्योंकि बंध टूट जाएगा। और दूसरी बात, पार्शियल ओवरलैपिंग है तो अतिव्यापन सिग्मा बंध से कम होती है। अतिव्यापन सिग्मा बंध से कम होता है, जिसकी वजह से पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होते हैं। पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाई बंध का निर्माण तभी होगा जब सिग्मा बंध का निर्माण हो चुका होगा। मतलब सिग्मा बंध के निर्माण के बाद ही पाई बंध का निर्माण होता है। एक से अधिक पाई बंध बन सकते हैं, लेकिन पाई बंध बिना सिग्मा बंध के नहीं बनेगा। पहले सिग्मा बंध बनेगा, फिर पाई बंध बनेगा। मेरी बात गौर सुन लीजिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंतर्नाभिकीय अक्ष पर नहीं स्थित होता, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में दो लोब होते हैं, एक अक्ष के ऊपर और दूसरा अक्ष के नीचे। मतलब सममित इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, असममित इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दूसरा, बंध के चारों ओर परमाणुओं का मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता। अगर हम मुक्त घूर्णन कराने का प्रयास करेंगे तो पाई बंध टूट जाएगा। तीसरी बात, इस बंध में अतिव्यापन सिग्मा बंध की तुलना में कम होता है, जिसके फलस्वरूप सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध दुर्बल बंध होता है। और चौथी बात कि पाई बंध का निर्माण बिना सिग्मा बंध के बने नहीं हो सकता। पहले सिग्मा बंध बनेगा, उसके बाद ही पाई बंध का निर्माण होगा। हाँ, ये है कि एक से अधिक पाई बंध का निर्माण हो सकता है। तो एकल बंध होता है, एकल बंध, युग्म बंध और त्रिक बंध। ये तीन प्रकार के सहसंयोजी बंध होते हैं। एक ही बंध है तो सिग्मा बंध होगा, युग्म बंध है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और त्रिक बंध है तो एक ही सिग्मा हो ही सकता है, तो बचा दो पाई होगा। ये होता है। अब सिग्मा और पाई बंध का गणना कैसे की जाए, ये हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझें, है ना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।